Okay, guys, I welcome all of you back to this third session of rapid revision of homeopathic pharmacy, in which we are going to discuss homeopathic scales of potentization. ठीक है, सबसे पहले आता है सेंटीसिमल स्केल. सेंटीसिमल स्केल ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर हैनमन हिमसेल्फ. ठीक है, दिस स्केल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर हैनमन. एंड नेक्स्ट, ये फिफ्थ एडिशन के 270th एफोरिज्म. डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस डॉलर with something else or this as dollar also. This is actually the sign of aphorism. That was very inconvenient to get that from somewhere, so I used a dollar instead. So this is okay. So it was introduced by Professor Hahnemann in fifth edition of 270th aphorism. ठीक है. Okay, so in the scale, first potency should contain 100th part of the original drug and second potency will contain 1/100th part of the first drug. ठीक है, तो 1/100th पार्ट जो है वो ओरिजिनल ड्रग का फर्स्ट पोटेंसी में रहता है और सेकेंड पार्ट का होता है सेकेंड पोटेंसी. सेकेंड पोटेंसी में होता है फर्स्ट पार्ट का 1/100. ठीक है, ये पोटेंसी डिनोट की जाती है सी से या फिर एक्स से. ठीक है, एंड इज नॉट सफिक्स्ड विद द पोटेंसी denoted by the letter like 30C, 200C. If no C or F is not suffixed with the potency, it also indicates centesimal scale. मतलब जैसे C के पहले अगर 30 नहीं है तो भी हम इसको सेंटीसिमल स्केल के अंडर ही समझेंगे. नेक्स्ट है 50 मिलीसिमल स्केल. ये हमें पता है ऑर्गेनॉन के 6th एडिशन में आया था 270th एफोरिज्म में. और ये कब पब्लिश हुआ था? 6th एडिशन वाज पब्लिश 78 आवर्स द years after the death of Hahnemann. प्लीज रिप्लाई यूजिंग द चैट बॉक्स कि डॉक्टर हैनमन की डेथ कौन से ईयर में हुई थी. फिर इस स्केल में जो फर्स्ट पोटेंसी है, जैसा वहां 1/100 था क्योंकि सेंटीसिमल है, वैसे यहाँ पर 1/50,000 है विच इज LM पोटेंसी. ठीक है, पोटेंसी इन दिस स्केल इज डिनोटेड बाय 1, 2, 5, 8 सॉरी 5, 10. ये रोमन्स है, या फिर 0/1, 0/2, 0/3, 0/10 ऐसे करके, सॉरी 0/5 इस तरीके से करके इसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, 50 मिलीसिमल जो स्केल है इसको क्यू पोटेंसी भी कहा जाता है. कैन एनीवन टेल मी 50 मिलीसिमल स्केल के लिए क्यू पोटेंसी जो टर्म है वो किसने यूज किया था? प्लीज रिप्लाई यूजिंग द चैट बॉक्स. यस, द करेक्ट आंसर इज कुंजली. ठीक है, कुंजली ने एक रिपोर्टरी भी लिखी थी. आप बता सकते हो कौन सी रिपोर्टरी है? प्लीज रिप्लाई यूजिंग द चैट बॉक्स. लेट्स सी आप रिपोर्टरी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे. पेट्रोलियम जल रही है.
ओके सो okay, so the next scale is decimal scale, and it was Kent Repertorium General is the correct answer. The decimal scale was introduced by डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग. इससे पहले वाली दोनों स्केल डॉक्टर हैंडमैन ने इंट्रोड्यूस की थी. पी स्मिथ ने इंट्रोड्यूस की थी. ओके ठीक है. So decimal scale was introduced by Constantine Herring, and in this scale first potency should be 1/10. ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि 1/100 जो है वो सेंटीसिमल पोटेंसी में थी. 1/50 के 50,000 ये था LM पोटेंसी में. ठीक है, और 1/10 है डेसिमल पोटेंसी में. The potency in this scale is denoted by suffixing the letter x to the number indicating the potency. The first potency is 1x, the second potency is 2x and so on. ठीक है, तो x से डिनोट की जाती है डेसिमल पोटेंसी. c या फिर x से डिनोट की जाती है क्या? सेंटीसिमल पोटेंसी. एंड 0/1, 0/2 ऐसे डिनोट की जाती है LM पोटेंसी या फिर 50 मिलीसिमल स्केल. अब हम आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल अपैरेटस पर. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल अपैरेटस में पहला अपैरेटस है बैलेंस. बैलेंस क्या है? फिजिकल बैलेंस यूज किया जाता है फॉर वेइंग लार्ज क्वांटिटीज जिसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है. ब्रास पैन यूज किया जाता है फॉर सर्विंग प्रेपरेशंस. ग्लास पैन किस लिए यूज किया जाता है? ग्लास ऐसे सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं या तो कॉस्टिक होते हैं. ठीक है, हॉर्न पैन मिल्क या फिर मिल्क शुगर या फिर पॉइजनस सब्सटेंसेस को मेजर करने के लिए, वे करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट इज केमिकल बैलेंस. केमिकल बैलेंस इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट वेइंग. एनालिटिकल बैलेंस क्या है? हैज ग्रेट एक्यूरेसी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस में ग्रेट एक्यूरेसी होती है और इसका जो सेंसिटिविटी होती है, ये सेंसिटिविटी भी कितनी होती है? ये 0.5 मिलीग्राम से 0.1 मिलीग्राम होती है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो एनालिटिकल बैलेंस है उसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग द बैलेंसेस. अब हम आ जाते हैं मॉर्टर और पेस्टल पे. तो जनरली ये पोर्सलेन का बना हुआ होता है. आइवरी वाला जो हो सॉरी आयरन, मॉर्टर एंड पेस्टल किस लिए यूज होता है? लोहा है तो लोहा हार्ड सब्सटेंसेस पल्वराइजिंग हार्ड सीड्स लाइक नट्स वोमिका एंड सिबाल सेरुलेटा, इसके लिए यूज किया जाता है. ग्लास मॉर्टर एंड पेस्टल किस लिए यूज किया जाता है? मर्क्यूरियल प्रिपरेशन के लिए. और जब वो हो जाए ना तो उसको वॉश किया जाता है HNO3 और डिस्टिल्ड वाटर के साथ. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मर्क्यूरियल प्रिपरेशन बनाने के बाद जो ग्लास का मॉर्टर पेस्टल है उसको किस चीज के साथ वॉश किया जाता है? HNO3 के साथ. आफ्टर वॉशिंग द मॉर्टर पेस्टल एंड स्पैचुला, डॉक्टर हैंडमैन ने इसको बॉइलिंग वाटर में रखने के लिए कहा है आधे घंटे तक के लिए. until these on coal fire exposed to glowing heat, या फिर कोल फायर पे रखने के लिए बोला है. Before the use of glazed porcelain mortar, Hahnemann advised its bottom to be dulled previously by rubbing it with fine moist sand. अब ऑब्वियसली अगर ग्लेज्ड है ना, एकदम ही शाइन करता हुआ पोर्सलेन का मॉर्टर है, तो मॉर्टर में क्या होता है? तोड़ना होता है, ओखली टाइप की चीज होती है, लेकिन वो थोड़ा अच्छा फॉर्म होता है उसका. तो आपको किसी चीज को तोड़ने के लिए यूज करना तो आपको थोड़ी तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको रब किया जाता है मॉइस्ट सैंड से. नेक्स्ट स्पैचुला.
स्पैचुला में जो भी कोरोसिव सब्सटेंसेस होते हैं ना, जैसे एसिड वैसिड हो गया, मतलब एसिड नहीं, कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कोरोसिव होते हैं, उसको होल्ड करने के लिए या फिर इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए स्पैचुला यूज किया जाता है, और कोरोसिव के लिए हॉर्न स्पैचुला यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। दिस हैज बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। ग्लास स्पैचुला होता है, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला के कुछ और यूजेस हैं। एक तो ऑइंटमेंट हमने देख लिया, उसके अलावा पाउडर मटेरियल को लूजन करने के लिए यूज किया जाता है। टाइचुरेशन के बाद आपको पता है ना, एक स्टेप होता है मिक्सिंग का, तो उसमें यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला फॉर वेइंग ऑफ पाउडर। ठीक है। सॉलिड हार्ड रबर हॉर्न स्पैचुला इज यूज फॉर कोरोसिव सब्सटेंसेस। जो हार्ड रबर स्पैचुला होता है ना, वो कोरोसिव सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाता है, हॉर्न स्पैचुला। प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है। मूविंग फर्दर, सीव की अगर हम बात करें तो सीव क्या होती है? सीव मतलब छन्नी। ठीक है। तो वो किस लिए यूज की जाती है? ये या तो स्टेनलेस स्टील के वायर की होती है या फिर हेयर की होती है। जो सिल्क वाली होती है वो फाइन पाउडर के लिए यूज की जाती है, जैसे कि शुगर ऑफ मिल्क। और जो हेयर सीव होती है वो एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए यूज की जाती है। ठीक है। पूछा गया है ये क्वेश्चन, हेयर सीव किस लिए यूज की जाती है? सो इट इज यूज फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस। फर्दर प्रेसेस की अगर हम बात करें तो प्रेस क्या है? दबाना, दबाकर क्या करना? स्क्वीज करना जूस फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स। सो प्रेस इज यूज्ड फॉर स्क्वीजिंग द जूस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एज फिल्टर आफ्टर मैसरेशन और पर्कुलेशन। ठीक है। मैसरेशन पर्कुलेशन अभी हम पढ़ेंगे, न्यू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स में। तो उसमें प्रेस का यूज किया जाता है, किस लिए? फॉर स्क्वीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से एक है चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि चॉपिंग बोर्ड या तो वुड का बना होता है, या तो मार्बल का बना होता है, या फिर पोर्सलेन का बना हुआ होता है। नाइफ जो होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, और ये कटिंग के लिए यूज की जाती है मेडिसिनल सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट होता है कॉर्क। कॉर्क वेलवेट क्वालिटी का होता है, वेल पॉलिश्ड होता है, और उसमें पोर्स नहीं होते हैं। ये हमेशा नया यूज करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि एक पोटेंसी का कॉर्क आप दूसरी पोटेंसी में यूज करते हैं। स्पून जो है ये बहुत सारी चीजों का बना जा सकता है, जैसे आइवरी, हॉर्न, बोन, पोर्सलेन, स्टेनलेस स्टील, और ये सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। नेक्स्ट है स्केल। स्केल वुड की भी बनी हो सकती है, स्टील की भी, प्लास्टिक की भी, और ये ग्लोब्यूल्स को मेजर करने के लिए काम आता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक मेथड, इफ यू रिमेम्बर, एक पेपर लेते हैं, उसको बीच में से फोल्ड करते हैं, फिर यहाँ पे ग्लोब्यूल्स को 10 ग्लोब्यूल्स को अरेंज करते हैं और उसको मेजर करते हैं। जो उसकी लेंथ आती है दैट इज अ नंबर ऑफ ग्लोब्यूल। ठीक है। फिर फनल क्या होता है? फनल ग्लास का बन सकता है, पोर्सलेन का बन सकता है, पॉलीथीन का बन सकता है। और फनल किस लिए यूज किया जाता है हमें पता है ना, फनल को लगा के हम उसमें फिल्टर पेपर डाल के या तो फिल्टर करते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सब्लिमेशन एंड लिक्विड को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर। ठीक है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग वॉल्यूम। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको वो बता सकती हूँ। जैसे ग्रेजुएटेड कोनिकल टेस्टिंग ग्लासेस की लीस्ट एक्यूरेसी होती है, एंड हाईएस्ट एक्यूरेसी होती है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की, एंड लेस एक्यूरेसी होती है मेजरिंग सिलेंडर की। ठीक है। तो जो कोनिकल टेस्टिंग ग्लास है उसकी लीस्ट एक्यूरेसी उससे ज्यादा मेजरिंग सिलेंडर की, और सबसे ज्यादा अच्छी होती है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की। थर्मोमीटर जो होते हैं वो 3 स्केल्स में यूज किए जाते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड रियमर। ठीक है। जनरली जो लिक्विड वाला होता है वो मरकरी उसमें यूज की जाती है, लेकिन सबसे एक्यूरेट थर्मामीटर कौन सा होता है? तो गैस थर्मामीटर होता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 3 स्केल्स होती है ना, जिसमें पहला होता है सेल्सियस, हमें पता है ना, 0 पे पानी बर्फ रहता है और बॉयल हो जाता है 100 पे। फ़ारेनहीट में ना 32 पे पानी बर्फ होता है और 212 पे वो बॉयल हो जाता है। मतलब ये स्केल जो है ना, जैसे सेंटीसिमल 100 में डिवाइडेड है, वैसे ही जो फ़ारेनहीट स्केल होती है वो 180 डिविजन होते हैं उसके, 180 डिग्रीज होती है, जैसे यहाँ 100 डिग्री है वैसे। और जो रियामर स्केल है
ये फ्रेंच फिजिसिस्ट ने इंट्रोड्यूस की थी, और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, और 80 रियोमर जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसमें 80 डिग्रीज होती है। ठीक है, इसमें इनको आपके उसने इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो एंड्रेस सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल यूज की थी, ये स्वीडिश थे। जर्मन गैब्रियल फ़ारेनहीट थे। और फ्रेंच फिजिसिस्ट थे कौन? RAF डी रियोमर। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। एक होता है ग्लास रिटॉर्ट। ठीक है, इसमें कुछ नहीं यूज, कुछ पूछा नहीं जाता है, ये पूछा जाता है कि ये किस चीज के प्रिपरेशन में यूज होता है। तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम। स्पिरिट लैम्प एल्यूमिनियम या फिर ग्लास से बना हुआ होता है और हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। बर्नर में क्या है, बहुत सारे टाइप के बर्नर्स हैं। फिश टेल बर्नर हो गया, रिंग बर्नर हो गया, मर्कर बर्नर हो गया। ठीक है, इसके क्वालिटीज यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे जो मर्कर बर्नर होता है उसका टेम्परेचर 1110, सॉरी 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर जिससे अटेन किया जाता है वो होता है मर्कर बर्नर। नेक्स्ट है पिक्नोमीटर, अगेन अ थिंग जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको ग्रेविटी बॉटल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप इसकी ना फोटो सर्च कर लेना। मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ आप एक बार इसकी फोटो देख लोगे ना, मैं भी पहले बहुत कंफ्यूज रहती थी। जैसे हाइड्रोमीटर है, तो यार ये सब तो टर्म से पता चलते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की है तो हाइड्रोमीटर मेजर करेगा। वाटर की सॉरी मिल्क की टेस्टिंग करनी है, उसका मतलब प्योरिटी चेक करनी है तो लैक्टोमीटर यूज करते हैं। तो ये तो टर्म से पता चलता है। पिक्नोमीटर के टर्म से मुझे तो कुछ नहीं पता चल रहा था जब मैं पढ़ रही थी। तो मैंने इसकी फोटो सर्च कर ली। फिर ये जो सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है ना वो पता चल गई कि एक फ्लैट बॉटम ग्लास बॉटल होती है, उसमें लॉन्ग टेपरिंग नेक होता है, और ये हमेशा नेक से पकड़ा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कभी भी इसको बल्ब से नहीं पकड़ना है, हमेशा इसको नेक से पकड़ना है। ये लिक्विड और ग्रैनुलर सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, और ये मेजर करने के काम आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट लिक्विड्स की। लैक्टोमीटर क्या है? इट रजिस्टर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रॉम 1015 टू 1040, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। ये मिल्क की टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पोर्सलेन बेसिन, हम लोग को पता है, हमने स्कूल में भी यूज किया है। सब्लिमेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, या फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट इज सॉरी क्रूसिबल इज यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन के लिए पोर्सलेन बेसिन यूज किया जाता है लिक्विड्स को इवेपोरेट करने के लिए हाई टेम्परेचर। ठीक है, हार्ड सब्सटेंसेस को ड्राई करने के लिए हाई टेम्परेचर में यूज किया जाता है क्रूसिबल। क्रूसिबल ज्यादातर पता है सिलिका का बनाया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर बाथ। वाटर बाथ अब स्टेनलेस स्टील की बनाई जाती है, पहले कॉपर का बनाया जाता था ये। और ये सॉलिड कंटेंट्स मदर टिंचर में फाइंड करने के लिए, या फिर मॉइस्चर कंटेंट। वाटर बाथ क्या होता है हमें पता है ना, वाटर बाथ के ऊपर हम क्रूसिबल रखते हैं, उसको हीट करते हैं तो वो इवेपोरेट होता है। तो बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? यूज दिस फार्मास्यूटिकल अपैरेटस। ठीक है, अब बस थोड़े से और फार्मास्यूटिकल अपैरेटस बचे हैं, जिसमें एक है हॉट एयर एवन, सॉरी अवन। ठीक है, ये एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, पहले कॉपर का बनाया जाता था। इसमें टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका यूज क्या होता है? ऑब्वियसली इवापोरेट करना मॉइस्चर कंटेंट को, या फिर सॉलिड कंटेंट को डिटरमाइन करना मदर टिंचर। डेसिकेटर, डेसिकेटर मतलब क्या होता है? सुखाने वाला कोई चीज, तो फॉर रिमूविंग द मॉइस्चर ऑफ द मटेरियल कंप्लीटली। नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो वाटर रिपेलेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा, ये डेसिकेटर में यूज किए जाते हैं। किसी भी चीज से पानी को भगाना हो तो उसमें हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस डालो, और वो इसीलिए डेसिकेटर में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ट्राइपोड स्टैंड एंड वायर गॉस। हम सबको पता है ना कि बर्नसन बर्नर जो होता है
ठीक है, मैं आपको फोटो बनाती हूँ। चलिए मैं अपनी ड्राइंग आपको दिखाती हूँ, बहुत ही बेकार है पर ठीक है, देख लो। ये है एक बंसन बर्नर। ठीक है, इसके ऊपर जलती होती है फ्लेम। ठीक है, उसके ऊपर आई थिंक आई नीड अनदर कलर, बट ठीक है, आप इससे ही समझ लो कौन सा मैं सुंदरी बना दूंगी। तो ये ऐसे कलर का, ऐसे तरीके का एक ट्राइपॉड होता है। आपने स्कूल में प्रैक्टिकल किया होगा तो देखा होगा। ठीक है, ये ट्राइपॉड होता है जो रखा होता है इसके ऊपर। एंड फाइनली इसके ऊपर रखा होता है वायर वॉल्स। फिर हम इसके ऊपर रखते हैं हमारा क्रूसिबल। ठीक है, आई होप आपने ये फोटो देखकर समझ लिया होगा मेरी प्यारी सी ड्राइंग से कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो इसमें ये जो है ट्रायंगल वाला, जिसके चार पैर है, सॉरी तीन पैर है, वो है ट्राइपॉड स्टैंड। और वायर गॉज ऑरेंज वाला है। ठीक है, ये हीटिंग सब्सटेंस के लिए यूज किया जाता है फॉर बंसन बर्नर। एंड ये हीट करता है सब्सटेंसेस को इक्वल। जो एस्बेस्टोस कोटेड वायर गॉज होता है ना, वो टेम्परेचर को कंट्रोल भी करता है, जिस वजह से जो वेसल्स होते हैं ना वो ब्लैक नहीं पड़ते। ठीक है, वायर गॉज आप यूज करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि जो टेस्ट ट्यूब्स वगैरह होती हैं या फिर क्रूसिबल्स होते हैं, वो ब्लैकिश हो जाते हैं। तो एस्बेस्टोस कोटेड वायर गॉज जो होते हैं ना, वो टेम्परेचर कंट्रोल भी करता है, जिसकी वजह से ब्लैकिश डिस्कलरेशन जो वेसल्स का होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लीनिंग ऑफ apparatus। होम्योपैथिक प्रिपरेशन या फिर कोई भी प्रिपरेशन यूज करने के लिए इसमें ऐसा होम्योपैथिक लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो हमेशा हमें क्लेanलीनेस में करने चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूटेंसिल्स, इवन व्हेन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम मस्ट बी थॉरली क्लीन एंड वॉश्ड। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लास बॉटल्स आर टू बी वॉश सेवरल टाइम्स विथ रेन वाटर एंड देन रिंस्ड विथ डिस्टिल्ड वाटर। ग्लास बॉटल्स जो होती है उसको रेन वाटर से वॉश करना होता है और उसको ड्रेन करना होता है। पोर्सलेन वेसल्स जो होते हैं उसको भी स्काल्ड करना होता है बॉइलिंग वाटर से, और हाई टेम्परेचर पे ड्राई करना होता है। बेसिकली पानी से धुलो और सुखा दो, पानी से धुलो और सुखा दो, दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंस। ग्लासेस एंड बॉटल्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टिंचर या फिर पोटेंसी, कितनी भी साफ हो उसको अनदर प्रिपरेशन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ ग्लास एंड बॉटल्स के साथ नहीं, ये जो कॉर्क है ना उसके साथ भी ये सारी चीजें कितने भी साफ सुथरे से धुल लो, उसको दोबारा यूज नहीं करना होता है। अच्छा, आप लोगों ने ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो वहां पे एक ऑरेंज कलर का रसना जैसा दिखने वाला सब्सटेंस रखा रहता होगा बड़े से बीकर में, और उसको पोटेशियम बाइक्रोमेट बोलते हैं, K2Cr2O7। वो पता है हम लोगों को दिया जाता था टेस्ट ट्यूब्स वॉश करने के लिए। सो टू रिमूव डर्ट एंड स्टेन्स ऑफ ग्लास, HCl, HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 या फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, टू रिमूव ग्रीसी एंड ऑयली मटेरियल्स, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड प्रीवियसली कि ग्रीसी और ऑयली मटेरियल को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है। सो मिथाइलेटेड स्पिरिट, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट इज मेटालिक वेसल। मेटालिक वेसल्स शुड नेवर बी वॉश्ड विथ एसिड्स। मेटालिक वेसल को कभी भी एसिड से नहीं धुलना है क्योंकि वो कोरोजन कॉज कर देगा। अब हम डिफरेंट यूटेंसिल्स को देख लेते हैं कैसे वॉश करते हैं। तो मॉर्टर एंड पेस्टल को नॉर्मली वॉश करके सॉफ्ट ब्रश से धुलकर उसको हाई टेम्परेचर पे ड्राई कर देते हैं। कई बार मॉर्टर जो होता है ना, मॉर्टर ये होता है, पेस्टल ये होता है, तो मॉर्टर के अंदर ना ऐसे आग लगा देते हैं अल्कोहल डाल के, जिसकी वजह से भी वो, और कौन सी अल्कोहल डालते हैं, फिर से स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, उससे वो क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट है पोर्सलेन, मॉर्टर एंड पेस्टल को हॉट बॉइलिंग वाटर से धुलते हैं और फिर प्यूरिफाइड वाटर से ब्रश और सैंड को यूज करते हुए धुलते हैं। Iron, mortar and pestle. Firstly, by running water and brushed with hard brush, then by warm water. ठीक है,
देन रब्ड विथ सॉफ्ट ब्रश एंड वॉश्ड विथ प्यूरिफाइड वाटर, और फिर उसको क्लीन क्लोथ से पोंछ देते हैं, एंड अल्कोहल, ताकि वो रेस्टिंग नहीं है, ये रस्टिंग लिखा है, तो रस्टिंग से आयरन, मॉर्टर एंड पेस्टल को प्रिवेंट किया जा सकता है। मर्क्यूरियल प्रिपरेशन वाले पॉइंट तो हम देख ही चुके हैं कि इसको HNO3 के साथ धुला जाता है ताकि जो रेसिड्यू है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। हॉर्न स्पैचुला को कभी भी वॉश नहीं करना है हॉट वाटर से या फिर Na2CO3 के साथ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्क। कॉर्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड न्यू, ये स्टेटमेंट पता है यहीं पे खत्म हो जाती है। नेवर शुड बी वॉश्ड विद हॉट वाटर और हॉट वाटर, नॉट मैंडेटरी, लिख दी गई कि हमेशा न्यू यूज करना है, तो हमेशा न्यू ही यूज करना है। नाइफ शुड बी केप्ट ड्राई टू अवॉइड रस्टिंग, इसको हमेशा ड्राई रखना है। ब्यूरेट शुड बी ग्रीस्ड फ्री टू मेक ग्रीस फ्री Na2CO3 या फिर क्रोमिक एसिड को यूज करना होता है, ठीक है। और अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल विद ईथर कैन बी यूज, ब्यूरेट को ग्रीस फ्री बनाने के लिए अभी हमने देखा था ना, ग्रीस फ्री चीजें कौन कौन सी होती हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये सारी चीजें होती हैं, तो इनको ही हमें यूज करना, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ क्लीनिंग ऑफ द यूटेंसिल्स के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब हम आ जाते हैं जनरल लेबोरेटरी सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो जनरल लेबोरेटरी सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। दो और मोर सब्सटेंसेस एक मिक्सचर में होते हैं तो हम उसको होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। सब्सटेंसेस आर नॉट सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन, और वो इतना अच्छे से मिक्स होना चाहिए कि फिल्टर करो तो कुछ भी सेपरेट ना हो। सब्सटेंसेस कभी आपको वापस मिल सकते हैं, सब्सटेंसेस आपको तभी वापस मिल सकते हैं जब आप उसमें एक प्रोसेस का यूज करो, एंड विच इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेशन, ठीक है। रिटेन दिस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विद इन मिक्सचर, और वो अपनी कैरेक्टर प्रॉपर्टी जो है उसको मिक्सचर के अंदर रिटेन करे, उसी को हम होमोजीनस सोल्यूशन मिक्सचर कहते हैं। अब है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी चीज में कुछ मिक्स किया जाए तो हम उसको सॉल्यूट कहते हैं। जो मिक्स किया जा रहा है वो सॉल्यूट है, जिसमें मिक्स किया जा रहा है वो सॉल्वेंट है। अगर 1 कप पानी है उसमें 20 चम्मच चीनी ऐड हो सकती है, और अब बिल्कुल भी ऐड नहीं हो सकती है, तो वो 20 चम्मच चीनी के मिक्स किया हुआ सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर उसमें आपने 3 चम्मच चीनी ही ऐड की है और उसमें और 17 स्पून चीनी ऐड हो सकती है, तो अभी वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अगर 1 कप पानी में 20 चम्मच चीनी ऐड हो सकती है और आपने उसमें 25 चम्मच चीनी डाल दी है, तो वो सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। वो सैचुरेशन से भी ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन। लिक्विड विथ वाटर और अदर लिक्विड को ऐड करो। किसी भी लिक्विड में ना, सपोज आपके पास एसिड है या फिर आपके पास एक रसना का सोल्यूशन है, समझ लो आपने रसना बनाया, आपको उसको डाइल्यूट करना है तो आप उसमें और वाटर ऐड करोगे। वाटर आपने ऐड कर दिया या फिर आप दूसरा लिक्विड भी ऐड कर सकते हो, उससे जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है ना, जैसे रसना में रसना का फ्लेवर कम हो जाएगा या टैंग में टैंग का फ्लेवर कम हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा टैंग हो जाएगा, बहुत सारा रसना बन जाएगा, ठीक है। मैं हमेशा खाने पीने वाले एग्जाम्पल्स देती हूँ ताकि क्लास में आपका मन बना रहे। सो ये जो वाटर मिक्स करने की वजह से हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, आपने ये खाने पीने वाला बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं है, एक बड़े से बकेट में पानी लिया, उसमें आपने मिट्टी ऐड की, वो आप थोड़े टाइम बाद उसको मिक्स करोगे तो वो ब्राउन सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाएगी, दैट सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि वो लिक्विड सॉल्युबल तो है नहीं पानी में, तो हम उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। अभी उसी सेडिमेंटेशन में से ऊपर वाला जो सॉरी जो लिक्विड है उसको जो डिकैंट करते हो आप विदाउट ट्रांसफरिंग द सेटल्ड सेडिमेंट, मतलब ऊपर से आपने बस ऊपर वाला खाली कर लिया पानी, तो उसको हम डिकैंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज फिल्टरेशन।
लिक्विड physical process of separation of liquid from insoluble substance with the help of filter paper. filter paper की हेल्प से अगर फिजिकल प्रोसेस को फिजिकल प्रोसेस है सेपरेट करने का लिक्विड को इनसॉल्युबल सब्सटेंस से, तो हम उसे फिल्टरेशन कहते हैं. डिकैंटेशन करना होता है, शुड बी डन प्रायर टू द फिल्टरेशन. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और चीजें हैं जैसे इवापोरेशन. ठीक है, प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन क्या है? बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास एक मिक्सचर है, आपने उसको इवेपोरेट कर दिया, वाटर कंटेंट रह गया, लेफ्ट सॉलिड रेसिड्यू बच गया, वो इवेपोरेशन है. डिस्टिलेशन क्या है? लिक्विड को वेपर में ट्रांसफॉर्म करना या फिर हीट और बाय रिडक्शन ऑफ प्रेशर, हम उसको वेपराइजेशन कहते हैं. देन कन्वर्टिंग वेपर टू फॉर्म अ लिक्विड स्टेट बाय कूलिंग एंड कंडेंसेशन. ठीक है, जैसे अल्कोहल का प्यूरिफिकेशन, आपने प्रोसेस पढ़ा होगा कि पहले हम लोग अल्कोहल को हीट करते हैं, फिर वो अल्कोहल जब हीट होके स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हम लोग उसको ठंडा करते हैं कंडेंसर की हेल्प से, और अब हमें जो मिलती है वो प्योर फॉर्म होता है. ठीक है, इसमें कंडेंसर जो यूज होता है दैट इज नोन एज ग्लेबिक्स कंडेंसर. नेक्स्ट क्या है? सब्लिमेशन, सीधे सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना बाय हीटिंग और फिर देन रीकन्वर्टिंग वेपर इनटू सॉलिड. आपसे ना ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना तो पूरी दुनिया को पता है यार कि सब्लिमेशन कहते हैं, पर वेपर को सॉलिड में कन्वर्ट करना स्पूल करके, ये भी सब्लिमेशन है. दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई आयोडीन, कैम्फर या फिर सल्फर, नैप्थेलिन एक्सेट्रा. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? जब एक सॉलिड सब्सटेंस एक लिक्विड सब्सटेंस में सैचुरेट किया जाता है एट हायर टेम्परेचर एंड देन अलाउड टू कूल, तो हम इसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. A quantity of solid deposits at the bottom. Very obvious. क्रूसिबल को वाटर बाथ में रख के हम ये करते हैं. अच्छा देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में ना एक पेज होगा, उसमें बहुत सारे क्रिस्टल्स के शेप लिखे हुए होंगे. यहाँ पे मैंने सिर्फ दो के इंक्लूड किए हैं जो कि पूछे गए हैं, दैट इज NaCl, जो कि एक क्यूबिक शेप का क्रिस्टल होता है. आपने नमक देखा भी होगा, वो क्यूब्स के फॉर्म में होता है, छोटू छोटू सा उसका क्रिस्टल. ठीक है, फिर क्रिस्टल जो एलम का होता है ना, वो डबल पिरामिडल होता है. ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है वो. आई थिंक आई एम नॉट एबल टू मेक इट प्रॉपरली, बट आप समझ लो कुछ तो ऐसा दिखता है, वो डबल पिरामिडल, ये एलम का होता है. ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट अमॉर्फस सॉलिड क्या है? एक ऐसा सॉलिड जो कभी भी क्रिस्टल्स का शेप नहीं ले सकता, उसको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं. ये कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क इन स्टैप प्रोसेस. ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन जो है ये शुगर ऑफ मिल्क के प्रिपरेशन में यूज होता है स्टैप प्रोसेस में. स्टैप प्रोसेस है शुगर ऑफ मिल्क का प्रिपरेशन, अभी हम व्हीकल्स में पढ़ेंगे, उसमें ये यूज किया जाता है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन दैट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है, दीज आर जस्ट नंबर्स. बस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल रोटेशन पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसे याद कर लीजिएगा. ठीक है, हैज एवरीवन टेकन द स्क्रीनशॉट? और अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए. हैज एवरीवन टेकन द स्क्रीनशॉट? Okay, friends, we have actually I have this PPT of around 110 pages, out of which we have covered around 44 pages.
ठीक है. And I think this classes, am I audible?